प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी सामान्य के अंतर्गत पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने एक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत है उनका। लेखक आचार्य विनय मोहन शर्मा जी आज से बहुत साल पहले दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। उन्होंने जब दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों के बारे में वर्णन किया। आंध्र प्रदेश का तब बंटवारा नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सब एक ही था। तो इस पाठ में दक्षिण भारत, ये आप चित्र में नक्शा देख रहे होंगे, जिसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये इधर वाला हिस्सा, कर्नाटक को छोड़कर ये दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। तो सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं, संक्षिप्त परिचय। आचार्य विनय मोहन शर्मा का जन्म 19 दिसंबर 1905 ईस्वी में नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी था। वीरात्मा उपनाम था इनका, वीरात्मा कहते थे इन्हें। इनकी मृत्यु 5 अगस्त 1993 ईस्वी में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, दृष्टिकोण, साहित्य नया पुराना, ये शोध प्रविधि थी, इसमें शोध किया था इन्होंने साहित्य नया पुराने के ऊपर। गीत गोविंद का हिंदी अनुवाद किया। कृष्णायन का अवधि से हिंदी में रूपांतरण किया। ये गीत गोविंद जो था, इसको भी खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया। और कृष्णायन जो एक रचना थी, इसका अवधि से हिंदी में रूपांतरण किया इन्होंने। इनका साहित्य में स्थान, आप एक अच्छे निबंधकार थे, समीक्षक थे और शोधकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। आइए अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के श्रम्य स्थानों, माने मनोहर स्थानों का, रीति रिवाजों का, वेशभूषा का, भाषा का, संस्कृति का, रहन सहन का, इन सब चीज़ों का वर्णन इस पाठ में किया है और रोचक ढंग से किया गया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। लेखक जीटी एक्सप्रेस से जाते हैं, जो मध्य प्रदेश में रात्रि में गुजरती है। रात्रि भर चलती हुई महाराष्ट्र की सीमा समाप्त होते ही आंध्र प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है और हैदराबाद के बाद बैजवाड़ा के बीच समुद्र की लहरें, समुद्र से वायु छू छू कर आ रही थी। शीतल वायु मन को आनंदित कर रही थी लेखक के। बीच बीच में कृष्णा नदी के भी दर्शन हो जाया करते थे। अब इस बीच यहाँ का जो वातावरण देखा लेखक ने, उससे लेखक का मन प्रसन्न हुआ। यहाँ की वेशभूषा के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यहाँ की स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती पहनते हैं, जिसका एक छोर झंडी के समान लहराता हुआ। तो धोती पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता, और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। साड़ी भारतीय परिधान है, सभी प्रदेशों में प्रायः पहनी जाती है। स्त्रियों को फूलों से बड़ा लगाव होता है, फूलों से बड़ा चाव होता है। वे सुबह से ही फूलों की माला, वेणी माला अपने बालों में लगा करके सज्जा करती हैं, बालों को सजाती हैं। ये यहाँ का पहनावा था। यहाँ के लोगों के और विशेषताओं को बताते हुए बताया कि यहाँ के लोग चाय की तुलना में कॉफ़ी अधिक पसंद करते हैं। नाश्ते में भाप से बनी हुई इडली पसंद करते हैं।
यहाँ के लोग गोरे रंग के होते हैं, मतलब गौर वर्ण के होते हैं। इतना गौर वर्ण तो नहीं, कश्मीर जैसा गौर वर्ण नहीं, फिर भी हल्का गौर वर्ण होता है, मध्यम गौर वर्ण कहना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ की भाषा तेलुगु भाषा है, जिसमें 70% से अधिक शब्द संस्कृत के होते हैं। तेलुगु भाषा में संस्कृत शब्द अधिक होते हैं, उसमें 70% लगभग। और यहाँ तुलसीदास जी का भी बड़ा प्रचार प्रसार है। उनकी तुलसीकृत जो रामायण है उसका बड़ा प्रचार है यहाँ पर, उसका लोग पाठ भी करते हैं। कुछ जहाँ कुछ थोड़ी बहुत तेलुगु से हिंदी जानते हैं वो लोग तुलसी रामायण का पाठ करते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध भक्त थे कवि त्यागराज, जो कि 18वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने भी जो रचना की, उस रचना में तुलसीदास का अनुसरण किया है, मतलब तुलसीदास के बातों को उन्होंने उस अपनी रचना में उल्लेख किया है। तो आंध्र प्रदेश में जो भोजन है वो भी तमिल जैसा ही है, जैसे केले के पत्ते पर भात और सब्जी वगैरह, ये नारियल का अधिक प्रयोग करते हैं। ये आंध्र प्रदेश की वेशभूषा देखिए आप, ये फूलों में उनकी बैणी माने चोटी चोटी में ये फूलों की माला है, ये साड़ी पहनती हैं। फिर आते हैं तमिलनाडु की ओर। आंध्र की सीमा समाप्त होते गुटूर से तमिल की सीमा से आरंभ हो जाती है। यहाँ के निवासी अपनी भाषा को नाडु, अपनी भाषा और अपने प्रदेश, तमिलनाडु का मतलब है, तमिल एक भाषा का नाम है और नाडु माने प्रदेश होता है। तमिलनाडु माने तमिलों का प्रदेश। तो यानी अपनी भाषा और नाडु और अपनी संस्कृति को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो अपनी संस्कृति को मानते हैं। यहाँ के लोगों का रंग सांवला होता है, जैसे आंध्र में थोड़े गौरवर्ण के थे, लेकिन यहाँ से रंग थोड़ा सा काला हो जाता है। यहाँ की भाषा तमिल है। पहनावा में यहाँ के पुरुष लुंगी कुर्ता पहनते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में कोई खास अंतर नहीं है, पर उन्हें हरा रंग अधिक प्रिय है, हरा रंग ज़्यादा पहनती हैं। हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के परिधान। यहाँ तक कि अगर मकान देखे जाएं तो उनके खिड़की दरवाज़ों के रंग भी हरे ही होते हैं, प्रायः अक्सर हरे होते हैं। इतना ही नहीं, अगर तमिल क्षेत्र का लोग उत्तर भारत में आ जाए और वहाँ मकान बनाए तो वहाँ भी वो अपने दरवाजे खिड़कियों का रंग हरा ही रखता है। माने हरे रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, महिलाएं भी अपने परिधान में और पुरुष भी। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं, भोजन जैसा आंध्र का है वैसे ही यहाँ है। केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, चटनी सब कुछ सान कर खाते हैं। पिंड बना लेते हैं और पिंड एक साथ लटकते हैं। अय्यर जो होते हैं माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों को वहाँ अय्यर बोलते हैं। तो अय्यर ये शाकाहारी होते हैं, ये निरामिष भोजी होते हैं, माने मांस का भक्षण नहीं करते। अय्यरों को छोड़कर शेष लोग मांसाहार से परहेज नहीं करते, वो मांसाहारी भोजन कर लेते हैं। हाँ, इन्हें चटपटी खारी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए दक्षिण भारत में मिठाई की दुकानें कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, क्योंकि इन्हें चटपटा, खारा, खट्टा ये चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, मीठा कम। हाँ, घी की अपेक्षा नारियल का तेल का अधिक प्रयोग करते हैं, हर काम में नारियल का तेल का प्रयोग करते हैं। घी का प्रयोग अगर कहीं दुकानों पर करेंगे भी तो शुद्ध घी का, बड़े स्पष्टवादी होते हैं। पानी दूध में आंखों के सामने मिलाकर बेचते हैं और बोलते हैं कि हम खालिश दूध नहीं बेचते, माने शुद्ध दूध नहीं बेचते, ये काफ़ी वाला दूध है यही देंगे। पानी आंखों के सामने मिलाकर बेच देते हैं। भात में अगर घी डालेंगे तो शुद्ध घी डालेंगे, उसमें मिलावटी घी नहीं डालते। तो ये कुछ बातें उनकी ज़रूर अच्छी हैं कि ईमानदारी का परिचय देते हैं, स्पष्टवादी होते हैं तमिलनाडु के लोग। तमिल के बाद आइए अब चलते हैं
केरला की। और ये तमिल का भोजन देखिए, केले के पत्ते पर ये भात, ये सब्जियाँ, सूप, चटनी, तरकारी, ये ढेर ऐसा लगा के ऐसे खाते हैं। ये केरल की आप बात करते हैं। तमिलनाडु को लांघने के बाद जब केरल की सीमा प्रारंभ होती है तो चारों ओर हरियाली हरियाली नज़र आती है। यहाँ की चप्पा चप्पा ज़मीन आबाद है, माने कोई जगह ऐसी नहीं दिखती जहाँ घर ना हो, खाली जगह दिखती नहीं, हर जगह हरियाली ज़्यादा है, हरी भरी है। केरल में देखा जाए तो हर घर में 10-5 नारियल के पेड़, 2-4 केले के, कटहल के पेड़ जरूर मिलते हैं। हर गांव में स्कूल होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, एक छोटा सा दवाखाना भी होता है। 10-20 गांव के बीच में एक हाई स्कूल होता है, 20-25 गांव के बीच में एक कॉलेज होता है। यहाँ की भाषा मलयालम है। यहाँ का भोजन भी आंध्र और तमिलनाडु जैसा ही है, जैसा भी अपन ने पिक्चर में देखा था। केले का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, सॉरी चावल का, भात का। तमिलनाडु और आंध्र में जो भोजन है वैसा ही केरल वासियों का भी है। हाँ, गरीब लोग क्या करते हैं, जंगल चले जाते हैं और जंगल से कंद उखाड़ कर लाते हैं, उसमें मछली मिलाकर उसे खाते हैं। एक बात और है केरल वासियों की कि भोजन के अंत में जीरे से उबला हुआ कुनकुना पानी जरूर पीते हैं। सभी प्रायः भोजन के बाद जीरा से उबला हुआ पानी और उसको कुनकुना करके वो भोजन के बाद पीते हैं। वेशभूषा में स्त्रियों की पोशाक के रंग में अंतर देखने लगता है। यहाँ स्त्रियों की पोशाक में वे महाश्वेता माने सरस्वती देवी की छवि धारण कर लेती हैं, माने सरस्वती जैसे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, इस तरह से यहाँ की स्त्रियाँ बालों में सफ़ेद फूल की लगाती हैं, चोटी में बैंडी माला सफ़ेद, साड़ी सफ़ेद पहनती हैं। सफ़ेद नहीं तो उज्ज्वले रंग की होना चाहिए, उज्ज्वल होना चाहिए, साफ उज्ज्वल, गहरे रंग नहीं पसंद करती सभी स्त्रियाँ प्रायः, इसलिए वो महाश्वेता छवि धारण कर लेती हैं, माने सरस्वती जी की पोशाक धारण करती हैं। उनकी साड़ी का एक सिरा दाएं कंधे से होकर पीछे एड़ी छूता हुआ लहराता है। सिर सदा खुला रहता है, साड़ी का जो पल्ला होता है वो सिर पर नहीं डालती, खुला रहता है पीछे, और माथे पर सफ़ेद ही तिलक लगाती है, माने सरस्वती जैसी पोशाक धारण करती। दूसरी बात, यहाँ शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक है, साक्षरता की दर भी अधिक है भारत में, केरल की। यहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। हिंदी पढ़ना भी विशेष अनिवार्य सा माना जाता है। वहाँ पर हर घर में लोग हिंदी को महत्व देते हैं। इनकी भाषा यद्यपि मलयालम है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषी लोग यहाँ अधिक मिल जाते हैं। वहाँ शिक्षित लोगों के घर में तो हिंदी अनिवार्य सी मानी गई है। यहाँ तक कि अगर लड़की को देखने आए हैं तो विवाह में वो ये प्रश्न कर देते हैं कि हिंदी आती है कि नहीं आती, माने हिंदी इनके एक अच्छे गुणों में सम्मिलित मानी जाती है। हिंदी का प्रचार यहाँ पर अच्छा है। केरल के बाद फिर जैसा कि आपने नक्शा में देखा, ये देखिए, ये केरल, ये है केरल, और ये तमिलनाडु है, और ये इधर आंध्रा है। तो आंध्रा ये और फिर ये तमिलनाडु, तो लेखक जो आता है ऐसा तमिलनाडु का हिस्सा, फिर इधर ये केरल, और केरल से फिर आता है इधर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वो आते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी क्या है, भारत के सुदूर दक्षिणी थल सीमा पर तमिलनाडु राज्य में एक जिला है। तमिलनाडु के एक ज़िले का नाम कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी ज़िले का नाम कन्याकुमारी मंदिर के कारण पड़ा है। तो कन्याकुमारी जो क्षेत्र है, यहाँ देखिए आप, एक तरफ ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, और ये भारत के पूर्व में, और ये पश्चिम में देखिए अरबन सी है, अरेबियन सी माने अरब की खाड़ी, अरब सागर, और ये दक्षिण में ये देखिए इंडियन ओशियन, ये दूर तक फैला हुआ है इंडियन ओशन।
तो ये जो स्थान है यहाँ पर, ये है कन्याकुमारी। ये जो कर्सर है देखिए, तो ये कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी क्या है, भारतीय थल सीमा पर अंतिम छोर है। वो एक जिला है और उस जिले का नाम कन्याकुमारी के कारण कन्याकुमारी जिला ही रखा। ये तीनों ओर से 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये तीनों समुद्रों का यहाँ पर सुंदर मिलन होता है। बड़ा सुरम्य स्थान है, तीनों तरफ से समुद्रों की लहरें दिखाई देती हैं। कन्याकुमारी मंदिर, ये जो दिख रहा है नीचे देखिए आप, कन्याकुमारी मंदिर है। ये समुद्र के बीच में ये बना हुआ है। ये मंदिर कन्याकुमारी का मंदिर है। समुद्र के किनारे कन्याकुमारी का मंदिर है, जिसमें पार्वती जी की मूर्ति है। पार्वती का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा, इस संबंध में एक कथा है। पार्वती जी का जब शिव जी से विवाह होने वाला था, तब शिव जी की बारात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। कुमारी पार्वती शिव जी की खोज में चली गई, पर उनका पता न चला शिव जी का। सवेरा होने पर ज्ञात हुआ कि शिव जी सुचिंद्रम नामक स्थान तक आ गए हैं, लेकिन तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। इसलिए विवाह के लिए जो अक्षत, रोली वगैरह थे, वो सब समुद्र में विसर्जित कर दिए गए। तो वो कहते हैं कि कन्याकुमारी के पास समुद्र में देखा जाए तो वहाँ की जो रेत है वो अभी भी चावल के कारण काले काले से और लाल से वहाँ कण दिखाई देते हैं। वो कहते हैं इसी कारण से दिखते हैं वो। अतः जब विवाह निकल गया, मुहूर्त निकल गया, विवाह नहीं हो पाया, तो जो पार्वती थी, जो शिव जी खोज में गई हुई थी, वे उदास होकर अपने निवास स्थान पर वापस आ गए। और वहीं शिव जी पार्वती जी का एक मंदिर, जो कन्याकुमारी का मंदिर है, उसमें वास करने लगे। तब से वो इस मंदिर में रहती हैं, इसलिए वो कन्याकुमारी कहलाई, क्योंकि उनका विवाह नहीं हो पाया था शिव जी से। तो इस मंदिर को कन्याकुमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना शादी के। और इसी जगह पर विवेकानंद शिला है। विवेकानंद जी का एक स्मारक बना हुआ है यहाँ पर कन्याकुमारी मंदिर के पास में। स्वामी विवेकानंद 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे, उसके बाद वो लौटते हुए श्रीलंका से होते हुए आए और आकर इसी स्थान पर रुके। यहाँ पर उन्होंने अपने ध्यान साधना की, समाधि की। तो कुछ समय उन्होंने यहाँ बिताया। तो उनके इस स्थान पर बिताने के कारण उन्हें का एक स्मारक बना दिया गया। बहुत बड़ी एक मूर्ति विवेकानंद की है वहाँ पर, बहुत बड़ी मूर्ति जो जिसमें वो खड़े हुए हैं। उसको एक चट्टान है जिस पर वो बैठकर ध्यान किया करते थे। उस चट्टान को विवेकानंद रॉक कहते हैं, विवेकानंद चट्टान शिला कहते हैं। उस स्थान को विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उनकी एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। सूर्यास्त देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र में आंखों के सामने देखते देखते सूर्य अस्त होता है। सूर्य का इस तरह से जल में विलीन होना, सूर्यास्त होना बड़ा सुखद दृश्य लगता है। यद्यपि लेखक को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था, वो सूर्यास्त नहीं देख पाए थे, वो उस स्थान तक गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहाँ बादल छाए हुए थे और सूर्य बादलों के कारण नहीं दिखाई दिया। दूसरा, तमिलनाडु में देखा जाए तो बूंदाबांदी प्रायः होती रहती है। ये तमिलनाडु के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। और ये देखिए आप, ये मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में है। ये बहुत विस्तीर्ण है, बहुत बड़ा है। इस मंदिर में कई गोपुरम हैं। गोपुरम माने ऊंचे ऊंचे द्वार, इनको गोपुरम कहते हैं। ये देखिए ज़रा, ये जो दिख रहा है ये गोपुरम है। ये दरवाजे से हैं, ये सब गोपुरम कहलाते हैं। तो ये ऊंचे गुंबद के समान द्वार होते हैं ना, गोपुरम कहते हैं, जिनमें अनेक मूर्तियों में पौराणिक कथाएं अंकित हैं। यहाँ बहुत सारी आपको देखो ये इस तरह से मूर्तियाँ दिख रही होंगी। ये जो मूर्तियाँ हैं इनमें कई पुराण की कथाएं इन मूर्तियों के द्वारा अंकित की गई हैं। इसमें क्या है, एक हॉल है, 1000 खंभों वाला हॉल है। इस हॉल में प्रत्येक खंभे पे क्या है, एक हाथी है। हाथी के ऊपर एक सवार सिंह है, सिंह सवार है, ऐसा इसमें दिखलाया गया। तो ये बड़ा हॉल है। इसमें 1000
खंभे हैं। इस हाल में हजारों लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, इतना बड़ा हाल है। यहाँ पर बहुत सारे संतों की प्रतिमाएं भी अंकित हैं। 63 दक्षिण के जो संत हैं उन संतों की प्रतिमाएं इस मंदिर में रखी हुई हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। तो दक्षिण भारत में ये भी एक दर्शनीय स्थान है, लेखन है इसका उल्लेख भी पाठ में किया है। इधर देखिए रामेश्वरम, ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है रामेश्वरम। ये जो मंदिर दिख रहा है ये रामेश्वरम का मंदिर है, ये समुद्र का किनारा है। दक्षिण भारत के इस द्वीप पर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है रामेश्वरम। 4 धाम की यात्रा जो करते हैं तो उसमें एक रामेश्वर भी होता है। रामेश्वरम के संबंध में कहा जाए, जब राम श्रीलंका को जा रहे थे तब उन्होंने सेतु निर्माण के समय यहाँ पर शिव जी की स्थापना की थी, वो रामेश्वरम स्थान यहाँ पर कहलाता है। यहाँ भी बहुत से हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं। यहाँ के लोग हिंदी अच्छी जानने लगे हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर साल में हजारों हिंदू तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। यहाँ से फिर धनुषकोटि के लिए जाते हैं, धनुषकोटि से श्रीलंका पास में रह जाती है। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो दक्षिण भारत में देखने योग्य हैं। अब इस पाठ के प्रश्नों की बारी आती है। पाठ में जो प्रश्न है, पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, तमिलनाडु के निवासियों की दृष्टि में सर्वोपरि क्या है? तमिलनाडु के निवासियों की दृष्टि में उनकी भाषा तमिल और उनकी संस्कृति ये सर्वोपरि है। अपना नाडु, अपना प्रदेश और उनका प्रदेश, ये उन्हें बहुत प्रमुख है। अपनी भाषा, अपना प्रदेश, अपनी संस्कृति, ये तीनों चीज़ें उनकी दृष्टि में सर्वोपरि हैं। महाश्वेता की छवि कौन धारण करता है? यहाँ महाश्वेता का क्या अर्थ है? महाश्वेता की छवि केरल की स्त्रियां धारण करती हैं। महाश्वेता का अर्थ है सरस्वती। केरल की स्त्रियां अपनी पोशाक में सरस्वती जैसी वेशभूषा धारण करती हैं, माने सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, बालों में सफ़ेद फूल लगाती हैं, माथे पर सफ़ेद चंदन लगाती हैं। इस तरह से वो माँ सरस्वती की जैसी वेशभूषा धारण करती हैं। वो माँ सरस्वती को महाश्वेता कहा गया है। कन्याकुमारी में कौन कौन से समुद्रों का मिलन होता है? तो कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये 3 समुद्रों का यहाँ पर सुंदर मिलन होता है। तमिल कवि की तुलना जायसी के काव्य से क्यों की जाती है? तमिल कवि थे कम्बन। कम्बन ने भी तुलसी के समान रामायण लिखी है, जिसे कम्बन रामायण कहते हैं। उन्होंने भी राम के महत्व को प्रतिपादित किया है अपने कम्बन रामायण में, इसलिए उनकी तुलना तुलसी से की जाती है। वो भी तुलसी के समान लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती जी का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? पार्वती जी का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? क्योंकि इस संदर्भ में एक कथा है। शिव पार्वती का विवाह होने वाला था। विवाह का मुहूर्त रात में था। शिव जी तब तक नहीं पहुँचे, वो बारात लेकर दूर रह गए। मुहूर्त निकल गया, शिव जी की खोज में पार्वती जी निकली, लेकिन विवाह का मुहूर्त टल गया और विवाह न होने के कारण पार्वती उदास होकर आ गई और अपने निवास में उस मंदिर में वास करने लगी। वो जो मंदिर, वहाँ एक मंदिर बना दिया गया, उसी में वो निवास करती हैं। तो इस कारण से पार्वती का नाम कन्याकुमारी पड़ा। शिव जी बारात लेकर सुचिंद्रम तक आ गए थे। सुचिंद्रम में भी शिव जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ विशाल हनुमान की प्रतिमा है और वहाँ पर सुचिंद्रम तक आ गए। तो पार्वती का विवाह ना हो पाने के कारण शिव जी से, इसलिए वो कन्याकुमारी नाम पड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आंध्रवासियों का रहन सहन कैसा है? आंध्रवासियों का रहन सहन साधारण है। जैसा कि पहले बताया था, स्त्रियां खुली साड़ी पहनती हैं, उन्हें फूलों से बड़ा लगाव होता है। वो फूलों की माला, बैणी माला जिसे कहते हैं, अपने बालों में लगाती हैं, केस सज्जा करती हैं। पुरुष धोती पहनते हैं और पीछे लॉन्ग कस छोर झंडी की तरह लहराता है। चाय की तुलना में वे कॉफ़ी पीते हैं, इडली का नाश्ता करते हैं। स्त्री
पुरुषों में भावुकता अधिक पाई जाती है और समय के अनुरूप वे अपने को ढालने में तत्पर रहते हैं। तमिल और आंध्र वासियों की भोजन पद्धति में क्या नवीनता है? तमिल और आंध्र वासियों की भोजन पद्धति में कोई खास अंतर नहीं है। केले के पत्ते पर चावलों का ढेर रख लेते हैं, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी परोसा जाता है। खाने वाले लंबे पिंड बनाकर भात के एक साथ गटकता है। जो अय्यर होते हैं वो निरामिष भोजी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते, और अय्यरों को छोड़कर शेष लोग मांसाहार से परहेज नहीं करते और शुद्ध देसी का प्रयोग करते हैं। लेखक के अनुसार नारी किस तरह भारतीय एकता का प्रतीक बन गई है? लेखक के अनुसार कि हिंदी फिल्मों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि संपूर्ण भारत में स्त्रियां एक जैसी पोशाक पहनने लगी हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिल हो, केरल हो, आंध्रा हो, सबकी वेशभूषा समान होती है, सब साड़ियाँ पहनती हैं, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता हुआ पीछे एड़ी तक कुछ होता हुआ झूलता है। सिर सदा खुला रखती हैं, माने सिर पर पल्ला नहीं लेती। शिक्षित घरों में भी ये चलन बढ़ रहा है। इस तरह से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक संपूर्ण नारी एक समान वेशभूषा का धारण करती हैं, इसलिए संपूर्ण भारतीय एकता का प्रतीक बन गई हैं कि उनकी पहनावे में विशेष अंतर नहीं है। केरल के गाँव की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं? जैसा कि केरल के गांव आबादी घनी है। यहाँ हर कुछ दूर एक गांव होता है। हर गांव में हर घर में कटहल के पेड़, केले के पेड़, नारियल के पेड़ होते हैं। गांव में बिजली है, हर गांव बिजली से चमचमाते रहते हैं। गलियां स्वच्छ हैं, माने अन्य भारत की तरह वहाँ की गलियां गंदी नहीं होती गांव की, और यहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। हर गांव में एक स्कूल होता है, छोटा सा दवाखाना होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है। 8-10 गांव के बीच में एक हाई स्कूल होता है। 20-25 गांव के बीच में एक कॉलेज होता है। माने शिक्षा का स्तर यहाँ पर अच्छा है और हिंदी भी यहाँ लोग जानते हैं। तो इस तरह से केरल के गांव में अच्छा माहौल देखने को मिलता है। चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का क्या कार्य कर रही है? चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा हिंदी की विद्यापीठ का कार्य कर रही है। यहाँ से हिंदी के कई 100 अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षिकाएँ हर साल शिक्षा ग्रहण करते हैं और दक्षिण के अनेक स्कूलों कॉलेजों में वो पढ़ाते भी हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार वो करते हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए चेन्नई में जो हिंदी प्रचार सभा है वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। तो दक्षिण भारत में हिंदी को बढ़ाने में इस सभा का काफ़ी योगदान है। धन्यवाद।